हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का लेक्चर है हमारा 1.4, जहाँ पे मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मैं करवा चुका हूँ, 3 इसकी वीडियो आ चुकी हैं। पहले आप वो देख लीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके शॉर्ट नोट्स भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो आप मैं चाहूँगा कि पहले आप वो वीडियोज़ देख लें, तभी आपको आज के क्वेश्चन समझ आएंगे जो हम करवाएंगे। ठीक है ना। और आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने क्वेश्चंस की पीडीएफ भी बना दी है। जितने क्वेश्चन लाया हूँ, 20 क्वेश्चन लाया हूँ अच्छे अच्छे, उसकी मैंने प्रोवाइड कर दी है लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो पहले आप क्या करिएगा, क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करके उनको सॉल्व करें। अपने आप से देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मुझे लगता है कि 20 में से आप 10 से 15 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, और जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी वो हम देख लेंगे आज की क्यों आ रही है। ठीक है, तो वो थोड़ा ट्रिकी होंगे क्वेश्चन, 5-6 वो देख लेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, साइड में रख देते हैं हम और साइड बाय साइड स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई, एक बार है 2 मीटर लेंथ की, ठीक है, स्टील का बना हुआ है, उसकी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कर्व दे रखा है। ठीक है जी, कर्व दे रखा है, उसे हमने लोड लगाया है। कब तक लोड लगाया, जब तक कि चेंज इन लेंथ या इलोंगेशन कितना हो जाए उसका 6.5। देखिए पहले ग्राफ कैसा दिया है हमें, ये दिया लीनियरली इलास्टिक यहाँ तक, फिर दिया है प्लास्टिक लीनियर, ओके, आइडियल प्लास्टिक सॉरी, और ये हो गया ए पॉइंट, सपोज ये बी पॉइंट। बोला है कि हमें लोड लगाया है, उसने यहाँ तक दे दिया है कि ये 6.5 mm लिखा है वहाँ पे, यहाँ 6.5 उसने mm लिखा है सपोज। ठीक है, ये लेकिन कर्व किसका है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। तो यहाँ पे ये तो आएगा नहीं डायमेंशन, तो चेंज इन लेंथ नहीं आएगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा लेंथ से, तब जाके स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो बोला हमें लोड यहाँ तक लगाया है हमें लोड, तो ये लोडिंग का कर्व है, मान लीजिए लोड कर्व, तो हमें लोडिंग का कर्व दिया है ऐसे, ये लोड कर्व है। फिर बोला है हमने लोड हटा दिया, इस पॉइंट पर आके हमने लोड हटा दिया। ठीक है, तो क्या करेगा, बॉडी रिट्रैक्ट बैक करेगी। तो रिट्रैक्ट बैक करिए, मैंने बताया था। अगर ये बॉडी यहाँ तक हम लोड लगाते ए पॉइंट तक, इलास्टिक पॉइंट तक, तो क्या होता, रिट्रैक्ट यहीं से ये रिट्रैक्ट कर लेती वापस। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ कितना आया था, उतना ही, 0। चेंज इन लेंथ कुछ होता नहीं उसमें, इलास्टिक था पूरा, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। लेकिन अभी क्या है, इसमें प्लास्टिक रीजन भी है, थोड़ा प्लास्टिक बॉडी भी है, डिफॉर्मेशन होगी। कैसे होगी, अनलोडिंग कर्व कैसा होगा इसका, इसके पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो ये सपोज थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा आएगा। ये आ गया आपका अनलोडिंग कर्व, अनलोडिंग कर्व नीचे की तरफ। तो ये देखिए, तो ये जो आया, ये आपका आ गया परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन आपकी इतनी बच गई मटेरियल में। ठीक है, इतना तो रिट्रैक्ट बैक हो गया, तो हमें यही निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालनी है, कितना इलोंगेशन, तो हमें, लेकिन एक्स एक्सिस में क्या था हमारा, स्ट्रेन। ठीक है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लेंथ में। ठीक है, तो सपोज इसको हम लेते हैं एप्सिलन जो हमें चाहिए, और ये ले लेते हैं एक्स, और ये हमें दे रखा है सपोज क्या, एप्सिलन डैश। स्ट्रेन के हैं सब, सारे स्ट्रेन है ये, स्ट्रेन स्ट्रेन। ये हमें क्या चाहिए, टू फाइंड, क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है। ये फाइंड कर लेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, जो एक्चुअल निकालना है हमें, डेल एल। ठीक है, तो हमारा ये मकसद होना चाहिए, ये निकालने का एप्सिलन। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए हमें बोल रखा है 6.5, यहाँ तक कितना टोटल लॉन्गेशन है, जब तक हमने लोड नहीं हटाया 6.5। तो हमें पता है एप्सिलन डैश इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ दे रखी है, दे बताया तो हमें कितनी दी है, ओरिजिनल लेंथ नहीं दिख रहा होगा आपको, अब सही है। ओरिजिनल लेंथ है 2000 mm, ओरिजिनल लेंथ ये दे रखी है 2000 mm, और चेंज इन लेंथ दे रखा है हमें 6.5 mm। सबको मैंने mm में कन्वर्ट कर दिया, बताता हूँ क्यों, आसानी रहती है हमें mm में कन्वर्ट करने पे, अगर हमें यूनिट दी हो स्ट्रेस की मेगा पास्कल। ओके, तो देखते हैं एप्सिलन डैश कितना हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से एप्सिलन डैश निकाल लेंगे आप, 6.5 डिवाइड बाई 2000, ये आएगा आपका 3.25 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। ये क्या आया है, स्ट्रेन आया है, ये वैल्यू आ गई है हम पे। अगर मैं ये वैल्यू निकाल देता हूँ तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, उससे हम डेल्टा एल निकाल लेंगे, यही हमारा मकसद है। देखते हैं ये कैसे निकालें। देखिए एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कहाँ तक वैल्यूड होता है, जब तक हमारा बॉडी क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, लीनियर हो,
ये हो ऐसे, तो यहाँ तक ही वैलिड है हमारा ये वाला फॉर्मूला। तो ये सपोज हम कंसिडर कर ले ट्राइंगल, ये ओ पॉइंट ए पॉइंट, इसको ले लेते हैं डी, ये वाला डी पॉइंट, ओके। और ये सपोज ले लेते हैं हम क्या, इसको ले लेते हैं बी सी ई पॉइंट, ऐसा कुछ भी ले लीजिए। तो दो ट्राइंगल बन गए हमारे पे। तो पहले हम देखते हैं ट्राइंगल बी सी ई, ट्राइंगल बी सी ई। इन ट्राइंगल बी सी क्या देख रहे हैं हम कि टेन थीटा क्या आ रहा है, टेन थीटा इस ट्राइंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू दिस। और ये पता है हमें स्ट्रेस कितनी दे रखी है, इलास्टिक स्ट्रेस 250 मेगा पास्कल ये दे रखा है। और ई भी दे रखा है हमें 2 × 10⁵ मेगा पास्कल ये दे रखा है ई। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 250, ये 250 है, 250/x, 250/x। और टेन थीटा में क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो ये हमारा पहले इक्वेशन आ गई, थीटा इज इक्वल टू 250/x, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या लिया हमने, बी ए ओ डी, ये ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में आप देखिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वही 250/ε, ये हो जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं या फिर थीटा इसको लिख दें। तो मतलब कि, और इसमें देखिए ये जो है यहाँ पे ए ओ डी में, ये आपको देख रहे होंगे कि थीटा जो होता है ये क्या आता है, ये जो थीटा आया है यही क्या है, σ/ε, यानी कि ई, यही होता है ना, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलन होता है। तो ई क्या हो जाएगा, σ/ε। तो थीटा हमारे पे क्या आ गया, ई। तो यहाँ से हम निकाल लें थीटा है हमारे पे ई, है हमें पता भी है वैसे, क्योंकि स्लोप जो होता है परफेक्टली लीनियर में इलास्टिक बॉडी में क्या होता है, ई के इक्वल, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये दो इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों, इक्वेटिंग 1 और 2, क्या मिलेगा हमें, थीटा को ई डाल दो यहाँ पे, तो ई इज इक्वल टू 250/x। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू, आएगी आपकी 1 पॉइंट, ई पता है हमें, ये पता है 1.25 × 10⁻³ mm आएगी, नहीं आएगी क्योंकि ये स्ट्रेन की वैल्यू है, स्ट्रेस, ये चेंज इन लेंथ नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, ये है स्ट्रेन है ये, ओके। टू, और मैं बता दूँ एक चीज़ कि मेगा पास्कल क्या होता है, 10⁶ पास्कल, 1 पास्कल क्या होता है, Nm/m²। और अगर हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे 10⁶ से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 Nm/mm², ठीक है। तो 1 मेगा पास्कल जहाँ पे भी हो, मतलब कि उसका मतलब है 1 Nm/mm²। तो जैसे कि 250 मेगा पास्कल है तो उसका मतलब है 250 Nm/mm²। तो उससे मैंने सॉल्व किया सब कुछ, सबको कन्वर्ट करा mm में। आगे बढ़ते हैं, x आ गया हमारे पे, x आ गया, और एप्सिलन डैश भी पता है, एप्सिलन डैश पता है हमें। तो हम आगे देखते हैं क्या करेंगे। देखिए हमें ये पता है एप्सिलन डैश, ये एप्सिलन है x, तो माइनस कर देंगे, एप्सिलन क्या हो जाएगा, एप्सिलन डैश माइनस x, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 × 10⁻³ स्ट्रेन की वैल्यू। अब हमें चाहिए चेंज इन लेंथ, इसमें चेंज इन लेंथ ये कितना आ रहा है, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, देखिए एप्सिलन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिन लेंथ, तो ये एप्सिलन इंटू एल, यानी कि 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ ये 3 + 3, तो ये कट जाएंगे, 2 × 2 4, क्या mm, अब आएगा mm चेंज इन लेंथ। तो ये हमारी परमानेंट डिफॉर्मेशन जो रहेगी मटेरियल की, या फाइनल चेंज इन लेंथ, ये आ गई 4 mm, ओके। ये समझ गए होंगे आप क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन में सपोज एक और क्वेश्चन बना दिया मैंने अभी में, एक इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँ आपको कि कहूँ कि मैंने लोड लगाया है, यहीं तक लोड लगाया, मतलब कि स्ट्रेस मेरा
ए पॉइंट से कम रहा है या तो यहीं तक रहा है, तो क्या होएगा चेंज इन लेंथ बताओ। मैं बताया कि लोडिंग कर्व ये होगा उसमें, जब तक कि परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है तो क्या हो जाएगा ये इसी फॉलो कर लेगा, तो चेंज इन लेंथ हो जाएगी 0। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये भी आ गया तो ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यार, अ नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल subjected to axial loading इलास्टिक स्ट्रेन इज इक्वल टू, अच्छा जी इलास्टिक स्ट्रेन दे रखा है हमें, ठीक है स्ट्रेन की वैल्यू इफ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन दे रखी है हमें। अब बोल रहा है स्ट्रेस रिलेशन जो है हमारा, चलिए नेक्स्ट बताते हैं, वो लीनियर नहीं है, कुछ दूसरे लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेस है, ये एप्सिलॉन है, सपोज ये हो गया पैराबोला है ना ये पैराबोला, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू सी एप्सिलॉन स्क्वायर की, ये है हमारा कर्व की इक्वेशन दे रखी है। इस कर्व की हमें बोला है क्या निकालो, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस निकाल दो यार, बोल रहा है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी या फिर एरिया अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है भाई इस कर्व का। हमें बोलेगा ये इलास्टिक पॉइंट सपोज कि कोई भी ले लो, यहीं तक ले ले, चलिए हमने यहाँ तक ले लिया इलास्टिक पॉइंट। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। अब बोल रखा है टोटल इलास्टिक स्ट्रेन कितनी है, दे रखी है हमें 0.15 इलास्टिक लिमिट तक ये इलास्टिक स्ट्रेन होगी। इलास्टिक स्ट्रेन कितनी दिया है परसेंट में, 0.15%। ठीक है, तो अब ये देखते हैं हम एरिया कैसे निकालते हैं किसी पैराबोला का अगर आ गया हमारे को। तो देखिए कुछ नहीं करना है, स्ट्रिप लेनी है, सबको पता होगा। ओके ठीक है, स्ट्रिप ली, देखिए हमें निकालना क्या है वाई वैल्यू, तो हमें चेंज हो रही है हमारी एप्सिलॉन वैल्यू डालते रहेंगे तो वाई की हमें अलग अलग वैल्यू मिलती रहेगी, इसलिए हमने डी एप्सिलॉन को हमें चेंज माना है। चेंज में मतलब कि यहाँ तक हमें सपोज की वैल्यू है एप्सिलॉन, तो ये हमने छोटी सी स्ट्रिप ली जिसकी वैल्यू है डी एप्सिलॉन। अब डी एप्सिलॉन को हम यहाँ से यहाँ कवर करेंगे तो पूरा एरिया, ठीक है, मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। तो इसलिए हम डी एप्सिलॉन लिखा है हमने। ये स्ट्रिप जो मानी है वो क्या मानी है, रेक्टेंगुलर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये डी एप्सिलॉन सपोज, और ये कुछ है सिग्मा, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एप्सिलॉन। तो हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा अभी, तो एरिया डी ए इज इक्वल टू सिग्मा डी एप्सिलॉन। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं ओ से बी इंटीग्रेट कर दूं, कहाँ से कहाँ तक, स्ट्रेन की वैल्यू 0 से 0.15 तक, स्ट्रेन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वहाँ से वहाँ इंटीग्रेट कर दूँ, अगर इंटीग्रेट कर दूँ 0 से 0.15, तो मेरे पे आ जाएगी टोटल एरिया, आ जाएगा टोटल एरिया। तो हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया अंडर द कर्व ओ बी, क्या हो जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू, और ये एरिया क्या होता है, रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, एम आर लिखता हूँ, एम आर इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से 0.15% है तो इसे कन्वर्ट कर देता हूँ 0.015 वैल्यू में, और सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा ये डाल दीजिए सी एप्सिलॉन स्क्वायर डी एप्सिलॉन, ये यहाँ पे सी एप्सिलॉन स्क्वायर डी एप्सिलॉन हमें दिया हुआ है, सी की वैल्यू 10⁵ मेगा पास्कल, ये वैल्यू दी रखी है। ओके, तो ये डाल दीजिए, तो यहाँ पे हमारे पे आ जाएगा एम आर मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, कितना आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेट कैसे करना है, सी तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया 10⁵ बाहर, एप्सिलॉन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यही चेंज है, बताइए एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब बाय, जो ऊपर क्यूब आया नीचे आ जाएगा 3, कहाँ से कहाँ तक डालनी है वैल्यू, 0 से 1.5 तक वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो वैल्यू क्या डालनी है हमें यहाँ पे, 0 से 0.10015, ओके डाल दीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका, सॉल्व तो कर लेंगे आप,
10⁵/3 0.0015 क्यूब माइनस 0, यही क्या आएगा आंसर आपका 1.125 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर mm², मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस जिसे कहते हैं यू आर, स्मॉल यू। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में आप डाउट हो कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपका क्वेरी सॉल्व करूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फॉर अ बॉडी द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू लोडिंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर गिवन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमें, यू और वी दे रखे हैं, फाइंड शियर स्ट्रेन निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है भैया हमें बोल रखा है कि हमें यू पता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितनी -2x + 8y इंटू 10⁻⁻6 यूनिट्स, और वैसे ही v मतलब y डायरेक्शन में दे रखा है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आफ्टर लोडिंग 10/1 इतना यूनिट्स। ठीक है, क्या निकालना है हमें, निकालना है शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा फाई एक्स वाई या फाई वाई एक्स दोनों सेम होते हैं, जो कि फॉर्मूला क्या होता है del u बाय del y प्लस del u v बाय del x। ठीक है ना, कैसे निकालते हैं पता है, मैं बताया था आपको, x y z u v w, नीचे से ऊपर डायगनली, सबसे पहले नीचे वाला लिखना del u, ऊपर वाला क्या del y प्लस del v बाय del x, ये क्या आएगा फाई एक्स वाई, ये फाई वाई एक्स। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला, हमारे पे फॉर्मूला पता है, हमें डायरेक्ट पुट करना है पार्शियल डिफरेंशिएट करके, बस सिंपल है। तो सबसे पहले निकालेंगे del u बाय del y। del u बाय del y क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज कांस्टेंट, तो पहली टर्म ये वाला 0 हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6। वैसे ही del v बाय del x क्या हो जाएगा, x के टर्म में पार्शियल डिफरेंशिएट टेकिंग y एज अ कांस्टेंट, तो वो वाला 0 हो गया, तो बचेगा -3 इंटू 10⁻⁻6 यूनिट्स। तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 5xy आ जाएगा, जो कि आएगा 8 - 3 5 इंटू 10⁻⁻6 यूनिट्स। ओके, तो ये हमारा शियर स्ट्रेन आ गया एक्स वाई डायरेक्शन में। सपोज इसी क्वेश्चन में पूछ रहा था कि नॉर्मल स्ट्रेस बता दो भाई कितना हो गया, एक्स वाई प्लेन में तो आ गया ये, अब पूछ रहा है एक्स प्लेन में, एक्स डायरेक्शन में क्या नॉर्मल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेन del u बाय del x होता है फॉर्मूला, यानी कि -2 इंटू 10⁻⁻6। पूछा नहीं है क्वेश्चन में, ऐसे ही बता दिया मैंने। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्ट्रेन टेंसर दिया है हमें। ओके, स्ट्रेन टेंसर फॉर इलास्टिक स्पेसिमेन अंडर लोडिंग इज शोन बिलो। शियर स्ट्रेस निकालो, शियर स्ट्रेस सॉरी टाउ एक्स वाई, शियर स्ट्रेस निकालना है। जी दे रखा है कितना 100 GPa, और ये स्ट्रेन टेंसर दे रखा है, स्ट्रेन टेंसर दे रखा है 0.02 0.004 0.006 0.000। ठीक है, ये दे रखा है 6। पहला हमारा निकालना है टाउ एक्स वाई, पहले बोल रहा है टाउ एक्स वाई निकालो, एक और क्वेश्चन है टाउ एक्स मैक्स निकालो। टाउ पहले एक्स वाई निकालते हैं, शियर स्ट्रेस। तो कैसे निकलेगा शियर स्ट्रेस, हमें ये दे रखा है यहाँ पे शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन में, ये और ये, लेकिन ये क्या होता है याद करो, ये होता है, देखिए ये होता है एप्सिलॉन एक्स और एक्स, ये क्या होता है वहाँ पे 5x y/2 हाफ होता है xz/2। ठीक है, ये वाला क्या होगा yx/2, ये x y ये y ये 5yz/2। ठीक है, ऐसा होता है। तो मतलब जो है यहाँ दे रखा है उसका आधा वो होता है। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये जो दे रखा है
ये है 0.04 जो है 0.04, ये क्या है 5xy/2 है। तो 5xy कितना आ गया, ट्वाइस कर देंगे 0.008, हमारे पे 5xy आ गया यूनिट्स इतना। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पे शीयर स्ट्रेन। तो शीयर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, टाउ एक्स वाई क्या होता है G/5xy, इससे आ जाएगा हमारा शीयर स्ट्रेस। जी कितना दे रखा है 100 गीगा पास्कल, मतलब होता है 10⁹ पास्कल इंटू 0.008। तो वैल्यू आ गई हमारे पे 800 मेगा पास्कल आएगी, मतलब 10⁶ पास्कल। ओके, तो ये पहला आ गया। अगला हमारा पूछ रहा है कि भाई इसका टाउ एक्स मैक्स बता दो, मतलब मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस कितनी होगी, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेन देखना पड़ेगा। किस में, स्ट्रेन टेंसर में। इसमें देखिए मैक्सिमम शीयर स्ट्रेन कौन सी वैल्यू है मैक्सिमम, देखिए ये वाली जो शीयर स्ट्रेन है ये है सबसे मैक्सिमम, ठीक है ना। तो मतलब कि एक्स जेड डायरेक्शन वाली, तो 5xz/2 कितना दे रखा है हमें 0.006, मतलब कि 5xz कितना आ गया हमारे पास 0.012 5xz आ गया। ओके, तो क्या करेंगे इसमें बता देता हूँ, 5xz आ गया। तो टाउ मैक्स कैसे निकालेंगे, वही G 5 मैक्स, कौन सा मैक्स है मतलब कि xz इसमें हमारे केस में, तो सिंपल 100 गीगा पास्कल इंटू 0.012 1200 मेगा पास्कल। तो ये आ गया मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तरीका है हमारे, जब स्ट्रेन टेंसर दिया और पूछा शीयर स्ट्रेस निकालने का मैक्सिमम या किसी प्लेन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर बार इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग हो रही है, वर्टिकल प्लेन में हो रही है। ओके, हैविंग इट्स लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, लेंथ है एक्स डायरेक्शन में। सपोज हम ड्रॉ करते हैं एक बार, रेक्टेंगुलर बार, लोड लगा रहे हैं ऊपर एक, जिससे कि बेंडिंग हो रही है, प्योर बेंडिंग। सपोज ये एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। ओके, प्योर बेंडिंग हो रही है तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा सपोज। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या बनेगा हमारा, कंप्रेसिव या कंप्रेसिव स्ट्रेस बनेगा, और नीचे जो आएगा वो आएगा टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, नीचे वाला क्योंकि लेयर खींचेगी, ऊपर वाली लेयर कंप्रेसिव होगी। ठीक है, तो ऊपर हो रहा है कंप्रेशन सी, नीचे हो रहा है टेंशन। तो दो मान लेते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड, तो दो लेयर बना दी। ठीक है, तो किसी को भी कंसीडर कर लीजिए, सपोज़ कि हमने पहले वाले को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हो रहा है कंप्रेशन, सिग्मा एक्स कंप्रेशन। कंप्रेशन को हम ले रहे हैं अभी मान लीजिए नेगेटिव, कंप्रेशन जो नॉर्मल लेते हैं क्या लेते हैं नेगेटिव, हम लोग वही ले रहे हैं। टेंशन हमारा है पॉजिटिव, ठीक है, जो नॉर्मली हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, करते आए हैं। तो हमें निकालना है, हमें पूछा है कि स्ट्रेन टेंसर बताओ। स्ट्रेन टेंसर मतलब कि हमें चाहिए ये एप्सिलन एक्स एक्स, एप्सिलन 5xy/2 शीयर स्ट्रेन, और 5xz/2 5yx/2 एप्सिलन वाई नॉर्मल स्ट्रेन, 5yz/2 zx/2 5zy/2 और एप्सिलन z। ये चाहिए हमें, ये वैल्यू पुट हमें निकालनी है और पुट करनी है। तो देखिए जब बेंडिंग होती है, बेंडिंग हमने बताया था कि खाली क्या आएगी, नॉर्मल स्ट्रेस आएगी। नॉर्मल स्ट्रेस आएगी तो हमारे ओनली नॉर्मल स्ट्रेन आएंगे, मतलब कि खाली ये 3 वैल्यू आएंगी। शीयर स्ट्रेस कहीं डेवलप नहीं होगी अगर प्योर बेंडिंग का केस है, शीयर स्ट्रेस नहीं होगी तो शीयर स्ट्रेन नहीं होगा, मतलब कि जो बाकी सारी जी है वैल्यूज़ वो होंगी 0, मतलब कि कुछ ये बचेगा डायनल में और बाकी सब होंगे 0 0 0 0। एप्सिलन एक्स एक्स बच रहा है, एप्सिलन वाई वाई बच रहा है, एप्सिलन जेड जेड। कहीं पे भी देख लीजिए अगर यहाँ पे वैल्यू दी हैं इन 6 जगहों में तो वो आंसर नहीं होगा, आपका हटा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम कंसीडर करते हैं खाली अभी कौन सा, फर्स्ट वाला लेयर, उसका फर्स्ट एटम ले लिया हमने, जहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन कंप्रेशन हो रहा है ना इसमें, तो सिग्मा एक्स कंप्रेसिव हो रहा है,
ठीक है, हमें कुछ बताया कि पी क्या है क्यू क्या है, हमें खुद हमें एलर्ट करना है वो। ओके, ये कंप्रेसिव हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में कंप्रेसिव हो रहा है, तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या होएगा, नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कंप्रेसिव माइनस सिग्मा एक्स बाई ई, ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में इसके कारण क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन लोड, हमारा स्ट्रेस तो एक ही लग रहा है एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स, तो वाई डायरेक्शन में इस स्ट्रेस के कारण क्या हो रहा है, इलोंगेशन, मतलब कि पॉजिटिव, तो प्लस म्यू आ जाएगा, पॉइजन्स रेशियो बताया था। म्यू किसके कारण हो रहा है, सिग्मा एक्स बाई ई। ओके, ये सब मुझे उम्मीद है कि आता होगा आपको, जिसने मेरी वीडियोस देखी होंगी पहले की, उसे ये आ जाएगा करना आसान से। ओके, तो ये हो गया सिग्मा वाई एप्सिलन वाई वाई। अब एप्सिलन जेड जेड भी क्या हो रहा है इसमें कारण, जेड में भी इलोंगेशन, तो वो भी आएगा प्लस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई। तो ये देख रहे होंगे कि दो वैल्यू सेम आ रही हैं, मतलब कि हमारी जो हम इसे इक्वल लेते हैं किसके, सपोज क्यू ले लिया हमने और इसको ले लेते हैं पी। कहीं देखिए कि आपके दो क्यू आ रहे हैं, इस ऑप्शन में देखिए ये सेम आ रहा है, ये एप्सिलन वाई वाई क्यू क्यू, एप्सिलन जेड जेड क्यू, और ये एप्सिलन एक्स एक्स पी। तो यही हमारा आंसर होगा, सी हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगर लेकिन हम इसको क्या क्या कंसिडर कर सकते थे, अगर हम इसको ले लें कि यहाँ पे ये क्यू, ये भी ले सकते हैं हम। तो क्वेश्चन में अगर दिया होता है ऐसा पी, ये क्यू, बाकी दोनों पी, तो ये वो भी सही होता। ओके, तो यहाँ वो नहीं है तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर लेकिन हम एक और तरीका, अगर हम क्या लें, टेंशन को अगर हम माइनस मान रहे हैं और कंपैरिजन को पॉजिटिव, वो भी केस हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, वो भी देख लेते हैं कहीं ये ना आ रहा हो ऐसा कुछ। अगर ये कंसीडर कर रहे हैं टेंशन को नेगेटिव, कंप्रेशन को पॉजिटिव, तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो पहला जो हमने पी लिया था, ये पी लिया था ना, पी क्यू क्यू, तो पी आ रहा है हमारा उस केस में सिग्मा एक्स बाई ई एप्सिलन एक्स एक्स पी, और ये बाकी जो आएंगे वो माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई। जो हमने जो ये अभी क्यू माना है वो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, तो कहीं पे अगर ये भी दिया हो तो ये भी ऑप्शन हो सकता है एक। ठीक है ना, तो ये तरीका था ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आगे बढ़, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, एक बार दिया है, ओके, इलास्टिक बार दिया है, उसमें हम एक्स डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं सिग्मा मैग्नीट्यूड का कंप्रेसिव स्ट्रेस, वाई डायरेक्शन मतलब लेटरल डायरेक्शन में ये एक्स है, तो ये वाई और जेड क्या है आपके लेटरल डायरेक्शन है तीनों। ठीक है, दो ये लेटरल डायरेक्शन हो गए जेड एक्स के कंपेरिजन में। तो ये एक्स डायरेक्शन में हमने लगाया कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा, और वाई डायरेक्शन में बोल रहा है कि लगाओ कितना, सिग्मा डैश कंप्रेसिव ही लगाना है, सिग्मा डैश मैग्नीट्यूड का, वाई में भी जेड में भी। ठीक है, सिग्मा डैश, तो ये सिग्मा डैश जो लगा रहे हैं ये एक ऐसे मैग्नीट्यूड के लगाएंगे जिससे कि जो स्ट्रेन आएगी आपकी लेटरल डायरेक्शन में, इस कंडीशन में वो क्या हो, हाफ हो जाए, किस कंडीशन के, सपोज़ कि अब हम खाली क्या लगा रहे हैं, सिग्मा लगा रहे हैं, खाली एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा रहे हैं सिग्मा। अब जितना स्ट्रेन आएगा आपकी लेटरल डायरेक्शन में इस केस में, और जो इस केस में आएगा, ये वाला जो स्ट्रेन आएगा वो इसके हाफ हो जाए, मतलब कि स्ट्रेन इन सपोज़ वाई डायरेक्शन ले रहे हैं, खाली हम वाई डायरेक्शन के कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन कंसिडर करें तभी आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये फर्स्ट लेते हैं केस, इसको सेकंड बोल रहा है कि स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन आपका फर्स्ट वाले का कितना हो जाए, एक ऐसी स्ट्रेस लगाएंगे हम सिग्मा डैश जिससे कि वो हाफ हो जाए एप्सिलन 2y के, ये है कंडीशन, ये बोल रहा है। अब देखते हैं क्या क्या है, एप्सिलन 2y देखते हैं सबसे पहले, ये क्या मतलब है कि स्ट्रेन बताओ वाई डायरेक्शन में, खाली इस केस में मतलब खाली जब लग रहा है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में, तो कंप्रेसिव लगेगा तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, इलोंगेशन, तो प्लस म्यू सिग्मा बाय ई। ओके, अब सिग्मा 1y क्या कह रहा है, सिग्मा 1y इस कंडीशन में देखते हैं। इस कंडीशन में देखिए हमें वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन देखना है, तो हम लगा रहे हैं जब हम एक्स डायरेक्शन में कंप्रेसिव, तो वाई में क्या हो रहा है, इलोंगेशन, तो बढ़ रहा है, तो प्लस म्यू सिग्मा बाय ई। ओके, अब वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाया हमने कंप्रेसिव, तो माइनस आएगा डायरेक्ट नॉर्मल वाला सिग्मा बाय
सिग्मा डैश बाय ई, और माइनस ही आएगा क्योंकि प्लस आएगा सॉरी, जब हम जेड में लगा रहे हैं तो वाई में क्या हो रहा है इलोंगेशन, प्लस म्यू सिग्मा डैश बाय ई, ये हमारा ये डैश है, ये भी डैश। ओके, तो ये दो इक्वेशन आ गई, इसको यहाँ पे पुट करें, इक्वेशन फर्स्ट में इन दोनों को पुट करना है, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए म्यू हाफ म्यू सिग्मा बाय ई, हाफ म्यू सिग्मा बाय ई इज इक्वल टू म्यू सिग्मा बाय ई माइनस सिग्मा डैश बाय ई प्लस म्यू सिग्मा डैश बाय ई, ये बन रहा है। अब ई से ई कट जाएंगे सारे, ये स्मॉललेस कट गया, बचा क्या हमारे पे, अब देखिए सिग्मा को एक साइड ले जाइए और सिग्मा डैश को एक साइड रख लीजिए, तो इसको हम सपोज़ इन दोनों को सिग्मा डैश को इधर ले गए हम, तो ये क्या आ रहा है सिग्मा डैश माइनस म्यू सिग्मा डैश इज इक्वल टू म्यू सिग्मा माइनस म्यू सिग्मा बाय 2। ठीक है, सिग्मा डैश कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस म्यू बच रहा है, इधर बच रहा है क्या म्यू सिग्मा बाय 2। तो हमारा जो हमारा ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है आंसर, सिग्मा डैश निकालना है ना, लेटरल स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा डैश हो जा रहा है म्यू बाय 1 माइनस म्यू सिग्मा बाय 2, मैच कर लीजिए ऑप्शन से, फोर्थ ऑप्शन आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करना है, देखिए दो हमें बार दे रखी, पहले एक हमें दे रखा है यूनिफॉर्मली टेपर सर्कुलर सेक्शन, ये बार दे रखा है जहाँ पे लोड लगा रहे हैं पी लोड लगा रहे हैं, और ये एक डायमीटर है डी और दूसरा डायमीटर है 2d, लेंथ है इसकी l। एक केस ये है, ये केस ओके, इसको हम ये बोल रखा है कि ये है एक्चुअल में जो है ये है, ठीक है। एक हमने एवरेज ले लिया, एवरेज जहाँ पे मतलब एवरेज डायमीटर ले रहे हैं और कांस्टेंट एरिया है वहाँ पे, सेम एरिया ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे डायमीटर क्या है डी, कितना डी एवरेज उसमें दे रखा है, आपको वैल्यू दे रखी है, डी एवरेज कितना दे रहा है 1.5 डी ये बोल रखा है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, बोला है कि फाइंड परसेंटेज एरर इन कंप्यूटेशन एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल इलोंगेशन, चेंज इन लेंथ निकालना है और दोनों का एरर देखना कितना आ रहा है एक्चुअल के मुकाबले। ओके, तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आपको दोनों का पता है, चेंज इन लेंथ मतलब या डिफ्लेक्शन, चेंज इन लेंथ क्या होता है इस केस में, इसको मैं देता हूँ नाम एक्चुअल, डेल्टा एल एक्चुअल क्या हो जाएगा चेंज इन लेंथ, क्या होता था पी एल, ऐसे याद रखिए पी एल बाय ए ई, एरिया ए इसमें क्या याद बताया था मैंने, कैसे याद करना है, π/4 डी इंटू, एक डी ए है एक 2d है, दोनों डायमीटर लिख दिए, इंटू ये तो एरिया आ गया ए ई भी आ गया, ये होता है। इस केस में क्या होता है चेंज इन लेंथ, जो कि हमने लिया है एवरेज एरिया, एवरेज डायमीटर यहाँ पे, तो यहाँ क्या होता है पी एल बाय नॉर्मल केस, ठीक है, पी एल बाई ए ई, एरिया क्या हो जाएगा इस केस में π/4 डी एवरेज का स्क्वायर इंटू ए ई यंग्स मॉडुलस, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व कर दें तो ये देखिए ये 2 आ गया, तो 2pl बाई डी स्क्वायर ई, ये आ जाएगा यहाँ से डेल्टा एल एक्चुअल, और डेल्टा एल एवरेज क्या आ जाएगा 4pl बाई डी एवरेज क्या है 1.5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2.25 डी स्क्वायर इंटू ई, यहाँ से ये आ जाएगा। दो वैल्यू आ गई, हमें परसेंटेज एरर बोल रहा है, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर डेल एल एक्चुअल देख लीजिए वैल्यू कौन सी आपको बड़ी दिख रही है, यहाँ से ये 2 है, यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे 4/2.25 करेंगे तो ये वाला बड़ा आ रहा है, मतलब ये एक्चुअल माइनस ये करना पड़ेगा, ऐसे समझ आएगा आपको। और नीचे क्या कंपेयर टू एक्चुअल इलोंगेशन बोला है, एक्चुअल है ये, तो इसे निकालना है। ओके,
तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए। सपोज़ आप नीचे क्या है 2pl, तो 2pl बाई पाई डी स्क्वायर ई ऊपर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ क्या बच रहा है, मैंने मान लेते हैं यहाँ पे बच रहा है 2/2.25 अपॉन नीचे भी क्या है 2pl बाई पाई डी स्क्वायर ई, ये कट गया। आंसर सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 11.11% एरर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, स्टेप बार है, ठीक है, और डिफ्लेक्शन निकालनी है। टोटल कितनी होगी बार में अपने सेल्फ वेट से, ठीक है, अपने ही वेट से डिफ्लेक्शन कैसे होगी, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है डिफ्लेक्शन है सेल्फ वेट में। अब देखते हैं क्या है। ये हमारा बार बना रखा है जी, ओके, ऊपर वाले का डायमीटर दिया है 2d, नीचे वाले का डायमीटर है d। सपोज ये देते हैं ए बी सी, लेंथ है l, नीचे वाली लेंथ है l। तो क्या होएगा, देखिए कैसे कैसे लोड डिफ्लेक्शन कैसे कैसे होगा। डिफ्लेक्शन, टोटल डिफ्लेक्शन निकालना है हमें, टोटल डिफ्लेक्शन। देखिए ये कैसे हो सकता है डिफ्लेक्शन, पहला डिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है, डिफ्लेक्शन ड्यू ऑफ किसका डिफ्लेक्शन, BC का देखते हैं, BC का डिफ्लेक्शन ऑफ BC ऊपर वाले का सेल्फ वेट से होगा, BC ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। उसको मान लेते हैं हम, इस ऊपर वाले सेक्शन को मान लेते हैं हम 1, नीचे वाले को मान लेते हैं 2। ओके, ड्यू टू सेल्फ वेट मतलब कि W1, इस वेट की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है WL/2AE, आगे देखेंगे। एक डिफ्लेक्शन क्या आएगा कि इसका सेल्फ वेट होगा, इसका सेल्फ वेट इससे लगा है, ये अटैच है, तो इसके क्या ये कारण क्या हो गया, ये लोड हो गया एक तरीके से, इसका सेल्फ वेट इसके लिए लोड की तरह एक्ट करेगा, उसके कारण जो डिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि Δ2 क्या हो गया हमारा, डिफ्लेक्शन ऑफ BC ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ W2 वाले मतलब AB, ठीक है, ऑफ AB मतलब कि W2 प्लस Δ3 मतलब कि डिफ्लेक्शन, इसका भी तो डिफ्लेक्शन होगा अपने वेट के कारण, मतलब कि डिफ्लेक्शन ऑफ AB ड्यू टू W1 मतलब कि अपने ही वेट से, ठीक है। ये 3 चीज़ें, सपोज़ कि ये है हमारा 1, तो ये क्या होगा, देखिए ये सेल्फ वेट के कारण इतना क्या हुआ, ये अपने सेल्फ वेट के कारण Δ1 सपोज, और ये लोड भी लगा रहा है नीचे, मतलब दूसरे के सेल्फ वेट के कारण, AB के सेल्फ वेट के कारण W2 के कारण क्या हो रहा है, इतना और लॉन्गेट हो रहा है, मतलब कि जो इतना हुआ है, मान लीजिए ये कितना हो गया Δ2, और ये क्या था हमारा सेकंड बार जो मान लिया हमने, इसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, इतना लॉन्गेट हो जाएगा, ये हो जाएगा Δ3, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं, इनको ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। सबसे पहले हम W1 और W2 देख लें, वेट देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। इसको कन्वर्ट करना, क्योंकि हमें यहाँ दिया है रो, ये क्या है, रो क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम, FM में भी स्पेसिफिक वेट होता है। स्पेसिफिक वेट क्या मतलब क्या होता है, रो G, रो इंटू डेंसिटी होता है इसका मतलब, ओके। तो वेट क्या होता है mg, ये क्या है स्पेसिफिक वेट कहते हैं, तो वेट बाय वॉल्यूम होता है इसका मतलब, ओके। स्पेसिफिक वेट रो दे रखा है, तो m डेंसिटी, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम g, और रो जी क्या हो गया आपका, रो जी क्या हो गया गामा, ये और ये बचा इंटू वॉल्यूम, तो W1 ये आ गया, और V वॉल्यूम कितना है 1 का, फर्स्ट वाला मतलब कि ये इसका वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, एरिया क्या है गामा इंटू π/4 इंटू D², D क्या 2D फर्स्ट वाले का, 2D का स्क्वायर इंटू लेंथ, ओके। ये हो गया
पहले का W1। अब देखते हैं W2, वो भी सेम यही रहेगा, रो V उसमें क्या हो जाएगा इंटू π/4। ये D क्या है उसमें, खाली सिंपल D है बस, 4D² इंटू लेंथ। तो ये आ गया W2। ये W1 W2 आ गए हमारे पे। अब इसमें टोटल डिफ्लेक्शन देखते हैं क्या होती है। देखिए सिंपल है, डिफ्लेक्शन ऑफ BC फर्स्ट वाला डिफ्लेक्शन ऑफ BC ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। W1 के कारण सेल्फ वेट का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन लेंथ का, WL/2AE। सेल्फ वेट है तो W1L/2AE। ए क्या लेंगे, π/4 2D² A इंटू E। ठीक है, ये आ जाएगा BC, डिफ्लेक्शन ऑफ BC ड्यू टू सेल्फ वेट, प्लस डिफ्लेक्शन ऑफ BC ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ W2, मतलब कि AB। W2 के कारण क्या हो रहा है उसमें, मतलब कि ये एक तरीके से सिंपल लोड लग रहा है, मतलब PL/AE वाला फॉर्मूला, PL/AE मतलब W2L/π/4। लेकिन एरिया तो इसी का लेंगे 2D का स्क्वायर, जिसमें लगता है एरिया इसी का लेंगे, प्लस तीसरा क्या डिफ्लेक्शन ऑफ AB ड्यू टू सेल्फ वेट, मतलब वही वाला WL/2AE वाला फॉर्मूला। यहाँ पे लोड है इसका W2, मतलब वेट है इसका W2, L/2AE। एरिया क्या है π/4 सिंपल D² इंटू L। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका लास्ट, लिख देता हूँ डायरेक्ट, 5/4 गामा L²/E। मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, ऐसा आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ रिजिड बार ऑफ नेग्लिजिबल मास इज सेपरेटेड बाय 2 इलास्टिक बार ABCD। ठीक है, ये हमें डायग्राम दिया है। ये एक स्टील बार है और एक कॉपर की वायर या बार कुछ भी कह लीजिए, और एक रिजिड बार दिया है हमें, जहाँ पे बीच में हम सेंटर में क्या लगा रहे हैं, लोड W। ओके, ये स्टील है, ये कॉपर है, स्टील कॉपर। एरिया इसका दिया है 2A, इसका दिया एरिया A। ओके, लेंथ है L। ये देखिए मैंने बताया था आपको जब हम एक्सियल लोड पढ़ रहे थे, चेंज डिफ्लेक्शन निकाल रहे थे, लास्ट में बताया था ना कि ये कंपोजिट वाला नहीं है। तो कंपोजिट नहीं है तो मतलब कि चेंज इन लेंथ दोनों की इक्वल नहीं होगी, नॉट इक्वल। AB और CD अगर मतलब कंपोजिट मतलब कि एक साथ अटैच नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग चेंज इन लेंथ होगी दोनों में, क्योंकि इन दोनों का E अलग अलग है। और कितना दिया है, E दिया है, E स्टील का जो है ट्वाइस ऑफ E कॉपर का, ये हमें दे रखा है, बोल रखा है। ओके, मतलब किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, ES का ज़्यादा है, ES का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, E स्टील का ज़्यादा है कॉपर से, तो वहाँ पे क्या होगी, चेंज इन लेंथ कम होगी। कॉपर में पहले बताया था। और एक और तरीके से बताया, आप देख सकते हैं डेल L क्या होता है, PL/AE ऐसा होता है ना। अब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, L और E, चेंज इन लेंथ और E, तो अपोजिट है तो वही है सेम। तो मतलब कि किस में डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है, कॉपर वाली साइड। मतलब कि ये जो है हमारा रिजिड बार, वो एक तो पहले रिजिड बार है, रिजिड है तो बेंड नहीं होगा कहीं पे। ओके, स्ट्रेट ही रहेगा, ये नहीं कि बेंड हो जाए। तो ये क्या करेगा, C की तरफ ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है तो ये यहाँ पे तरफ टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टिल्ट किसकी तरफ हो रहा है, C की तरफ, सीधा है ये इनिशियल पोजीशन, अब ये फाइनल पोजीशन ऐसे। ओके, वो देखते हैं। ये अभी तो ऐसे बनाया मैंने। अब सपोज़ करिए कि ये बार है, बार में लोड सेंटर पे एक्ट कर रहा है W, तो रिएक्शंस क्या आएगी इस A और C पॉइंट पे, A C पॉइंट पे, यहाँ पे आएगा P1 अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी ना। ओके, जब लोड आप अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन आती है P1 P2, ये रिएक्शन आ गई। ये आया रिजिड बार के लिए। तो आप अगर आप कहीं कहते हैं कि AB में तो ऐसा ये कंप्रेसिव हो रहा लगा, नहीं, क्योंकि ये इसमें आएगा रिजिड बार में, अगर ये ऐसे लग रहा है
तो रिएक्शन आएगी स्टील पे कैसी रिएक्शन आएगी, ऐसे P1 मतलब टेंसाइल लग रहा है दोनों में, P2 में भी। ओके, तो ये दोनों के FBD होते हैं। FBD पता है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ आपने, कभी पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये होता है। तो हमें ये वाला पता है, इससे हम क्या करेंगे। देखिए, हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमें क्या, हमारे पे कौन कौन सी इक्वेशन होती है, फोर्स इक्विलिब्रियम की, फोर्स इक्विलिब्रियम और मोमेंटम इक्विलिब्रियम, F(x) और 3 इक्वेशन हो गई है, ठीक है। एक्स में कोई तो पहले से ही ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, कोई लोड लग नहीं रहा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। वाई और इस पर हमारा यूज़ होगा। तो समेशन Fy इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है देखते हैं। तो वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रही है P1 प्लस P2, नीचे की तरफ लग रही है W, पहली इक्वेशन। मोमेंट लेते हैं, मोमेंट लेना आता होगा आपको। ये A पॉइंट है, किसी के भी अबाउट ले लीजिए मोमेंट। सपोज हम ले लेते हैं A पॉइंट के अबाउट। देखिए, इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे हमें W की टर्म में P1 और P2 निकालने हैं अभी, ठीक है। तो या तो C की तरफ ले लीजिए, एक ही तरफ हम मोमेंट लेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, ये होगा ना हमारे पे, ये रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इंटू परपेंडिकुलर लेंथ होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, लोड इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस, एंटी में माइनस। तो W इंटू ये लेंथ हमें दे रखी है L/2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखी है L/2 बीच में लग रहा है। तो W इंटू L/2 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है P2, तो P2 इंटू L/2 इज इक्वल टू 0, ये डालना था। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आप निकाल लेंगे, P1 की आएगी W/2, P2 आएगा W/2। ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी लोड लगता है बीच में सिमेट्रिकल आ रही है आपका, ये सिमेट्रिकल है लोड, तो ये आएगा हाफ, बीच वाला जो है, जो रिएक्शन आएंगे वो आएगी हाफ। तो P1 P2 हमने निकाल लिया है। अगला स्टेप हमारा क्या होएगा, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, ठीक है ना। जो किसके कारण, ये जो लोड लग गया, ये P1 लग गया ना, P1 और P2, P1 P2 P2। तो डेल्टा इसमें क्या हो गया, डेल्टा 1 P1L/A। P1 मतलब क्या है, 1 मतलब स्टील है, स्टील ले लीजिए सभी, स्टील ई स्टील। और डेल्टा 2 क्या है, कॉपर ये है। तो डेल्टा 1 आ रहा है आपके PS क्या है, P1, LS क्या है, LE है, कॉमन है, L तो सबका सेम है दोनों का इनिशियली। एरिया S का स्टील का क्या है 2A, ES कितना है 2 ऑफ EC, ठीक है। और डेल्टा 2 कितना है, डेल्टा 2 कितना है यहाँ पे, PC कितना है, लोड कितना है P2, और L कितना, L है, A है, EC E है। ये हो गया डेल्टा 1 और डेल्टा 2। अब देखिए, अब है मेन चीज़, ये पॉइंट A और C बनाया मैंने, A और C पॉइंट, ठीक है। लोड बीच में लग रहा है, ये कुछ पॉइंट मान लेते हैं D से, जहाँ पे W लग रहा था। तो ये नीचे जाएगा, C वाला ज़्यादा नीचे जाएगा, ये रिजिड बार, C वाला ज़्यादा नीचे गया, ठीक है, जिसके पैरेलल बना दी। इनिशियली ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, ये नीचे चले गया। इतना तो डेल्टा 1 आएगा, डेल्टा 1 तो इतना है टोटल, और डेल्टा 2 टोटल पूरा कितना है, डेल्टा 2 इतना ले रहा है, जो ये वैल्यू निकलेगी यहाँ से, इतना डिफ्लेक्शन होना चाहिए। और हमें पूछा है कि सेंटर में कितनी मूवमेंट हो रही है। सेंटर वाला मतलब कि हमारा निकालना क्या है, हमें ये निकालना है डेल्टा सेंटर यहाँ से यहाँ तक, ये ठीक है, ये निकालना है हमें, सेंटर निकालना है। तो सपोज हम ये ले लेते हैं y, कुछ भी मान लेते हैं y, और ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पे, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, दिस में से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 हो गया ये, ठीक है। तो हमारे पे ये देखिए ट्राइंगल, देखिए ऐसा बन रहा है, ये y है, ये डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 सिमेट्रिक ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल हो गए, छोटा वाला एक बड़ा वाला, ये L/2
L/2 पता है क्या होता है, क्वेश्चन कैसे लिखते हैं इसकी, देखिए Δ2 माइनस Δ1 परपेंडिकुलर बड़े वाले का अपॉन उसका बेस वाला जो भी ले लीजिए, क्या है बेस L है, छोटे वाले ट्रायंगल का y है, ठीक है, परपेंडिकुलर ही लेना है यहाँ पे सामने, और बेस लेना है नीचे L/2 ऊपर आ जाएगा, तो y आ जाएगा आपका, y आ जाएगा Δ2 माइनस Δ1, Δ2 माइनस Δ1/2। ओके, तो मतलब कि डिफ्लेक्शन आ गया आप पे, y क्या है, इतना डिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए टोटल डिफ्लेक्शन, तो मतलब कि डेल्टा सेंटर, टोटल डिफ्लेक्शन एट सेंटर क्या हो जाएगा, Δ1, ये है Δ1, ये है y, Δ1 प्लस y। ओके, Δ1 दिया है हमें और y की हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, ये क्या हो गया Δ2 माइनस Δ1, ठीक है, तो इसको यहाँ डाल देंगे, पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी Δ1 प्लस Δ2/2 डेल्टा सेंटर की, ठीक है, मतलब कि दोनों का एवरेज हो गया एक तरीके से, दोनों जो डिफ्लेक्शन आई है उसका समेशन कर ऐड करके हाफ कर दीजिए, यही वैल्यू आएगी हमारी सेंटर की डिफ्लेक्शन। फाइनल वैल्यू देख लीजिए डेल्टा सेंटर की, Δ1 कितना था हमारा, वो मैंने निकाला नहीं था वहाँ पे, मैं W की टर्म में मतलब निकाला नहीं था, तो देख लीजिए। ओके, यहाँ पे है ना, ये है जैसे P1 डाल लीजिए वैल्यू W/2, तो क्या हो जाएगा WL/8AE, और यहाँ आ जाएगा WL/2AE, देख लीजिए Δ1 और Δ2 आएगा। ओके, तो डेल्टा सेंटर में क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगी WL/8AE प्लस WL/2AE डिवाइड बाई 2, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/18 WL/AE डेल्टा सेंटर, मतलब कि चेंज वर्टिकल मूवमेंट ऑफ W एट सेंटर AC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया हमें, रिजिड बार दिए ABCD, ओके, हिंज कर रखा है D पॉइंट पे, दो स्प्रिंग लगा रखी हैं AB, इसकी स्टिफनेस दे रखी है K और 2K। ओके, हमें निकालना क्या है, फोर्स कैरिड बाय द स्प्रिंग, फोर्स कैरिड बाय द स्प्रिंग निकालना है, फोर्स निकालना है 1 और 2 पे। ओके, सबसे पहले देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले क्या क्या दिया है हमें। ये दिया है एक स्प्रिंग, ये दूसरा स्प्रिंग, ये लोड लगा रहे हैं C पॉइंट पे P, और ये कर रखा है हिंज्ड। K है इसकी स्टिफनेस, बताता हूँ K, इसको फर्स्ट मानते हैं, सेकंड, ओके, और ये पॉइंट B लोड लगा रहे हैं P, L या डिस्टेंस L, लेंथ, ये भी लेंथ LL, ओके, ये सब है। देखिए स्टिफनेस क्या होता है, सबसे पहले बता दूँ आपको, स्टिफनेस सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी यूज़ इसका आता है तो मैं साथ साथ थोड़ा सा हिंट देते रहता हूँ आपको। स्टिफनेस क्या होता है, देखिए स्टिफनेस होता है, K से डिनोट करते हैं, स्टिफनेस इज इक्वल टू लोड बाय डिफ्लेक्शन, दैट फॉर्मूला याद रखिए। अभी क्या होता है, लोड बाय डिफ्लेक्शन, वैसे तो आपको पता ही होगा, स्टिफनेस इज इक्वल टू लोड बाय डिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब कि जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग की होती है स्टिफनेस, स्प्रिंग की अगर हम देखें तो जितना कम स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन होगा, उतनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी। कम डिफ्लेक्शन, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा कम डिफ्लेक्शन होगा उतनी ज़्यादा स्टिफनेस, ठीक है, ये होता है स्टिफनेस। स्टिफनेस का फॉर्मूला आ गया आपको, K इक्वल टू लोड अपॉन P अपॉन डेल्टा, ऐसे डिफ्लेक्शन ऐसे याद रखिए, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं, ये सपोज़ ये हमें दे रखा है रिजिड बार है, तो मतलब बेंडिंग नहीं होगी, ये तो मैं कैसे चले जाएगा, ये जब लोड लगेगा तो ये डिफ्लेक्शन कैसे होगा, ऐसा, ओके,
पहले इनिशियली ऐसा था, डिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसा हो गया, ए पॉइंट, ए डैश पॉइंट, बी पॉइंट, बी डैश पॉइंट, सी पॉइंट, सी डैश पॉइंट। तो ये हो गया इसमें डिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग, ये हो गया डिफ्लेक्शन ऑफ सेकंड स्प्रिंग, ओके। और ये हो गया लोड का डिफ्लेक्शन, जहाँ पे अप्लाई करा था लोड उसका डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये सब है। अब देखते हैं आगे। देखिए जहाँ पे भी एक चीज़ याद रखिए, जहाँ पे भी आपको हिंज्ड पॉइंट दिखाई दे वहाँ पे हमेशा एक मोमेंट इक्वेशन, तो इक्विलिब्रियम मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन तो हमेशा अप्लाई करनी ही है, ठीक है। तो ये डी पॉइंट है, डी, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं मोमेंट इक्वेशन। तो हम मानते हैं कि ये बार अगर हमारा ऐसा है, हमने लोड लगाया है पी, तो ये ऊपर जाएगा, रजिस्ट करेगा लोड, स्प्रिंग रजिस्ट करेगा, तो लोड कितना है P1 P2, यही लोड क्या है जो लग रहा है किस में, स्प्रिंग 1 और 2 में इतना ही लोड लग रहा है, ठीक है ना। यही हमें निकालना है, ये है हमारा हिंज्ड पॉइंट डी। तो इसके अबाउट हम मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट निकालो जरा इसके अबाउट। ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो P1 का क्या होगा 3L P1 इंटू लोड अपॉन लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3L, सेम क्लॉकवाइज प्लस P2 इंटू 2L, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ये वाला P माइनस, इसलिए माइनस आएगा, माइनस PL इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से बनेगी इक्वेशन हमारी पहले 3P1 प्लस 2P2 इज इक्वल टू P, 3P1 प्लस इक्वल टू दिस, ठीक है। मैंने बताया कि डिफ्लेक्शन इसमें स्प्रिंग में है डेल्टा 1 और यहाँ पे है डेल्टा 2। तो देखिए K1 कितनी होगी, मतलब कि स्प्रिंग के इसकी सेकंड स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी हो जाएगी P2 बाय डेल्टा 2, और एक स्प्रिंग की जो है ये वाला फर्स्ट स्प्रिंग, इसकी स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी हो रही है P1 बाय डेल्टा 1, है ना, ये तो हो रही है, ठीक है। अब ये वाले जैसे कंडीशन इसको देखे हमने, इसमें देखिए ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, ये L है, ये L है, ये भी L है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि डेल्टा वन बाय 3L इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाय 2L, डेल्टा 1 बाय 3L, डेल्टा 2 बाय 2L, ओके। ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मेरे पे रिलेशन आ गई 2 डेल्टा 1 इज इक्वल टू 3 डेल्टा 2, ये एक रिलेशन आ गई जहाँ से मैं निकाल दिया डेल्टा 1 इज इक्वल टू 3 बाई 2 डेल्टा 2, ओके। अब देखिए यहाँ पे P1 है, अब मुझे इसको डेल्टा की टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ये भी लिख सकता था 3P1 क्या हो जाएगा 2K डेल्टा 1, तो 3 इंटू 2K डेल्टा 1 प्लस 2 इंटू P2 क्या हो जाएगा K डेल्टा 2, ये P, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू इसमें डालिए, ओके, और डेल्टा 2 निकाल लीजिए। तो हमारे पे डेल्टा इक्वेशन डाल के दिखा देता हूँ आपको, ये आएगी 9K डेल्टा 2, 9K डेल्टा 2 प्लस 2K डेल्टा 2 इज इक्वल टू P, तो डेल्टा 2 वहाँ से आएगा आप पे P अपॉन 11K, ठीक है, करके देखिएगा ये आएगा डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 भी आ जाएगा, यहाँ से रिलेशन है आ गई थी हम पे 3P अपॉन 22K, डेल्टा 1 भी आ गया, ठीक है। हमें निकालना है लोड, तो P1 क्या हो जाएगा, P1 हमारे पे क्या था 2K इंटू डेल्टा 1, 2K डेल्टा 1 था, तो 2K इंटू डेल्टा 1 क्या है 3P बाई 22K, तो ये आ गया K से K गया, 2 से ये हो गया 3 बाई 11P, P1, और P2 इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, कितना है P2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इंटू K, डेल्टा 2 क्या है सिंपल P बाय 11, कट जाएगा ना K, बस ये आ गया आप पे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रिज्मेटिक बार दे रखा है। प्रिज्मेटिक बार मैंने आपको बताया
ये है क्वेश्चन। प्रिज्मेटिक बार मैंने आपको बता दिया क्या होता है, यूनिफॉर्म जिसकी क्रॉस सेक्शन रहे थ्रू आउट, ठीक है। ये हमें दे रखा है, सपोर्ट लगा रखा है हमने, ये बी में सपोर्ट लगा दिया है, ए सी और बी पॉइंट दिए हैं, यहाँ पे सी पॉइंट पे हम लोड लगा रहे हैं बीच में कहीं पे। ये है डिस्टेंस ए, लेंथ बी है, गिवन ए प्लस बी कितना दे रखा है, एल दे रखा है। क्या निकालना है हमें, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है भैया। यहाँ पे कितना सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है, मतलब कितना लोड लग रहा होगा, रिएक्शन से निकालने हैं। और डिफ्लेक्शन देखना है, पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन बताओ कितना है, ठीक है, सी पॉइंट जो है उसका डिफ्लेक्शन। तो देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। देखिए दो ये हमने अलग लिख लिए, ए सी और सी बी। इस पे कितना लग रहा है, देखिए हम सपोज करते हैं कि एक रिएक्शन है यहाँ पे आर ए, जब ये इधर को है तो ये टेंसाइल होगी, ए सी वाले पोर्शन में टेंसाइल होगी। आप उल्टा भी ले सकते हैं लेकिन हम अभी ऐसे ही खेलते हैं। ये टेंसाइल हो रही है तो इसमें कंप्रेशन होगी, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं सपोज आर ए, तो टेंशन हो रही है तो आर इसमें ऐसे ही आएगा, और इसमें हो रही है कंप्रेशन तो इसमें ले लेते हैं कंप्रेशन। इसको ले लेते हैं आर बी, ठीक है। दो रिएक्शन ले ली, हमें आर ए और आर बी ही निकालना है, ठीक है ना। तो आर बी की डायरेक्शन कैसी है इधर को, और पी की डायरेक्शन भी सेम। तो ये आर ए प्लस आर बी क्या हो गया आपका, ये कुछ नहीं है बल्कि पी ही है, क्योंकि ये इसी सी पे लग रहा है, सी सरफेस पे लग रहा है, कॉमन है। और वहाँ पे क्या लग रहा है, पी, तो मतलब इक्वल होने चाहिए दोनों, ये ऐड करेंगे तो पी के बराबर। तो पहली इक्वेशन तो आप पे ये आ गई। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये सपोर्ट के बीच में है तो डिफ्लेक्शन इसकी हम जब खींचेंगे तो टोटल डिफ्लेक्शन जो होगी, टोटल डिफ्लेक्शन वो हमेशा क्या रहेगी, टोटल चेंज इन लेंथ या डिफ्लेक्शन, टोटल डिफ्लेक्शन या चेंज इन लेंथ कितना रहेगा, 0। मतलब कि डेल्टा ए भी तो टोटल 0 है, इसका मतलब कि डेल्टा ए सी प्लस डेल्टा सी बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। देखते हैं डेल्टा ए सी क्या होएगा, टेंसाइल वाला है, क्या होता है चेंज इन लेंथ, पी एल बाई ए ई, यहाँ पे पी क्या है आर ए, एल क्या है यहाँ पे ए है, यहाँ इसकी लेंथ है ए, इसकी है बी, पी एल बाई ए ई। एरिया क्या है, एरिया हम सपोज ए ही रखते हैं, कहीं दिया नहीं है एरिया के बारे में, ए ई भी नहीं दिया है, ई रखें, प्लस सी बी में क्या है आर बी, ये कैसा है माइनस, क्योंकि ये कंप्रेसिव है, आर बी बी एल रहता है उसमें क्या है लेंथ बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू 0। तो ये इधर चले जाएंगे तो ए ई कट जाएगा जब ये इधर जाएगा, तो आर ए आ गया हमारे पे, आर बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, आर बी इंटू बी, आर ए इक्वल टू आर बी इंटू बी अपॉन ए, ठीक है। सेकंड इक्वेशन यहाँ से आर ए आ गया, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पे आर बी आ जाएगा ए पी बाय एल, और आर ए आ जाएगा फाइनल बी पी बाय एल, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आ गई हैं हमारे पे। और क्या निकालना है हमें, हमसे एक और चीज़ पूछी है वो है डिफ्लेक्शन देखते हैं। डिफ्लेक्शन एट सी वो क्या होगी, सिंपल चेंज इन लेंथ है ए सी वाले पार्ट का, मतलब कि सिंपल डेल सी निकालना है। उसमें क्या होता है डेल सी, आर ए लग रहा है ये है ना, टेंसाइल है, आर ए ये क्या है ए, तो आर ए अपॉन ए ई, आर ए की वैल्यू डाल दीजिए, ए पी बी ए बी पी ऑन ए ई, ये आ जाएगा ए ई एल, ओके सॉल्व कर दी। और कहाँ लगेगा ये डिफ्लेक्शन, राइट की तरफ जाएगा ये मोमेंट, तो ये राइट, ओके इधर को जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये हमें बार दे रखा है ऐसे, और लोड हमारा यहाँ लगा रहा है इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे लोड लगा रहा है बी ए सी, एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर है याद रखिएगा, 1 मीटर दे रखा है 1 मीटर, ये 1 मीटर में है, और 1.75 mm में है, mm, ओके। तो बी पॉइंट पे लगा रहा है लोड,
अब पूछ रहा है कि फाइंड द लोड P डेट शुड बी अप्लाइड टू फिल द गैप ऑफ 0.75। इसको कितना लोड लगाएं, P वैल्यू बताओ जिससे कि ये यहाँ तक पहुँच जाए, कवर कर दे इस गैप को। ठीक है, अब ये देखिए, जब मैं लोड लगा रहा हूँ इस सेक्शन पे, बी पॉइंट सेक्शन पे, तो क्या BC में कुछ चेंज आएगा? BC में कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये खाली मूव होगी, बस खाली ये मूव हो रही है। हम तो टेंसाइल लोड किस पे लगेगा? AB पे। ठीक है ना, AB पे टेंसाइल लोड लग रहा है, ये P लग रहा है AB पे। BC तो जितनी है उसकी लेंथ 1 मीटर है, उतनी रहेगी, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, चेंज इन लेंथ नहीं होगा। ठीक है, तो खाली ये मूव होगा BC पॉइंट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब जो ये चेंज इन लेंथ है इसकी हो रही है AB की, तो ये कितनी हो सकती है? जितना ये गैप है इतना ही ये मूव कर सकता है। ओके, खाली हमें मूव करना है, उसके आगे हमें और लोड नहीं लगाना है, खाली हमें गैप कवर करना है, इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा BC पार्ट में। तो हमें चेंज इन लेंथ इसमें इनडायरेक्टली गिवन है, चेंज इन लेंथ किस पार्ट की? AB की, इज इक्वल टू होगी क्या? वो PL/AE फॉर्मूला होता है। L क्या है? लेंथ 1 मीटर, P 1 मीटर, ओके 1 मीटर अपॉन AE, एरिया क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो इंटू 10 की पावर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो -4, और PL/A एरिया आ गया इंटू E क्या है? 200 गीगा पास्कल। सबको मीटर में कर दिया तो इसको भी 10 की पावर 9। ओके, ये आ गया। और ये हमें इनडायरेक्टली क्या दिया है? यही जो है ना हमारा, यही डेल LAB है, इतना ही हमारी डिफ्लेक्शन होगी या चेंज इन लेंथ होगा AB में, BC में कुछ नहीं होगा। तो ये 0.75 के इक्वल डालिए, यहाँ से 1 × 10 की पावर -4, या ये हट जाएगा, 200 × 10 की पावर 10 की पावर कितनी बची? 5। इसको यहाँ लाइए और आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 15 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13, हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, पॉइसन्स रेशियो, सो डैट वी कैन अप्लाई बोथ प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पे हम दोनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है? जहाँ पे थर्ड एक्सिस में प्लेन स्ट्रेस क्या हो? वैल्यू 0, तो हमने तीसरी एक्सिस मतलब मान ली Z एक्सिस, उसमें 0 हो। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन कहाँ पे? जहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू 0 हो थर्ड एक्सिस में। ओके, तो ये होती है प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। अब क्या कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमें क्या लें, म्यू हम यहाँ पे आता है, जहाँ पे ट्राई एक्सियल लोड ले लेते हैं। सपोज ट्राई एक्सियल लोडिंग हो रही है, ट्राई एक्सियल लोडिंग, ठीक है, ट्राई एक्सियल लोडिंग, यहाँ सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z और सिग्मा x ही है, सिग्मा y, सिग्मा y, ये है ट्राई एक्सियल लोडिंग हो रही है। तो हम देखते हैं यार, यहाँ पे थर्ड एक्सिस में जो थर्ड एक्सिस ये सिग्मा z वाली, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेन कितना आ रहा है? स्ट्रेन देखते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ, स्ट्रेन इन थर्ड एक्सिस z एक्सिस, एप्सिलॉन z क्या आएगी? सिग्मा z/E, टेंसाइल है, पॉजिटिव आ रहा है। जब x डायरेक्शन में देखेंगे तो x में है टेंसाइल, जिसके कारण z में क्या हो रहा है? कंप्रेशन, इसलिए माइनस म्यू सिग्मा x/E। सेम y के केस में है माइनस म्यू सिग्मा y/E, ये आएगा। अगर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन या प्लेन स्ट्रेन कंडीशन हमें फॉलो करनी है, तो हमें सपोज इसको दे देते हैं 0, प्लेन स्ट्रेस सपोज कि ये प्लेन स्ट्रेन कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो मतलब क्या कर देंगे हम? इसको इक्वेट कर देंगे, एप्सिलॉन z को 0 दे देंगे। लेट इट इज शोइंग प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, ठीक है। तो ये दे दिया हमने, तो ये क्या आ गया? सिग्मा z/E माइनस म्यू सिग्मा x/E माइनस म्यू सिग्मा y/E, ये क्या हो गया? 0। अब हमें म्यू की ऐसी वैल्यू देखनी है जहाँ पे कि हमें अब क्या करवाना है? दोनों हमें फॉलो करवाने हैं, तो हमें चाहिए कि सिग्मा z भी 0 आए। सिग्मा z 0 कब आएगा? जब हम म्यू की वैल्यू 0 पुट करेंगे। देयरफॉर इफ़
वी पुट, अगर हमने दिया म्यू पॉइजन रेशियो 0 तो क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड विल बी 0 और एप्सिलॉन जेड तो 0 है ही। तो मतलब कि इस वैल्यू पे ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गए। ओके, और आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लेंथ दे रखी है एल नॉट इनिशियली। ओके, इज सब्जेक्टेड टू अ ड्राइंग प्रोसेस पी लोड लगाया है, ठीक है। द लेंथ ऑफ रॉड एट एन इंस्टेंस इज गिवन एज, अच्छा जी, एल टी इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन दिया है। टाइम टी क्या है वहाँ पे, टाइम मिनट में, टी इन मिनट। द ट्रू स्ट्रेन रेट इन मिनट पर स्ट्रेन रेट निकालना है। ओके, मतलब कि डी एप्सिलॉन बाय डी टी ये निकालना है। रेट यही होता है डिफ्रेंशिएट करते टाइम से। ओके, एट द एंड ऑफ 1 मिनट, टी या 1 मिनट पे हमें ये निकालनी है वैल्यू, ठीक है। एट द टी जब क्या हो 1 मिनट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एप्सिलॉन, ये ट्रू स्ट्रेन रेट निकालना है, ये भी याद रखिए। एप्सिलॉन टी है ट्रू स्ट्रेन रेट। तो एप्सिलॉन टी क्या होता है, हमें पता है फॉर्मूला, एल एन 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ट्रू, और ये क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ओके, सो एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू एल एन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल नॉट। तो ये हो गया एल एन एल नॉट प्लस डेल्टा एल बाय एल नॉट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और हमारा क्या दिया है हमें, द लेंथ ऑफ रॉड एट एन इंस्टेंस, ठीक है। तो एक इंस्टेंस पे हमारी वैल्यू एल की कितनी दी है, ये वाली वैल्यू दी है, एल एन एल नॉट, ठीक है। हमें मतलब कि लोड लगाया है, ये लोड लगा रहे थे, एल नॉट था इनिशियल, फाइनल क्या हो गई है, एल टी हो गई है, जिसकी एक्सप्रेशन हमें दे रखा है लोड लगाने पे, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ क्या होगी, एल टी माइनस एल नॉट। तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू एल एन एल टी बाई एल नॉट, एल टी बाई एल नॉट। ओके, सो आगे देखते हैं। एल टी की एक्सप्रेशन डाल देते हैं इसमें, एल नॉट 1 प्लस टी स्क्वायर, एल नॉट से एल नॉट कट जाएगा, आप पे आया एल एन 1 प्लस टी स्क्वायर एप्सिलॉन टी की वैल्यू आ गई। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एप्सिलॉन टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो क्या आ जाएगा, एल एन का क्या होता है डिफ्रेंशिएट, नीचे आ जाता है, ओके, 1 प्लस टी स्क्वायर, और अंदर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t, ये होता है डिफ्रेंशिएशन में। और टाइम क्या बोला है, किस वैल्यू पे निकालनी है, डी एप्सिलॉन टी बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 पुट कर देंगे, 2/2, जिसका आंसर आएगा 1, किस में आएगा ये, मिनट इनवर्स। ओके, ये सब था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है, एक स्टील रॉड दिया है, 50 एरिया है उसका, 25 mm स्क्वायर, ओके। ई एस दिया है, स्टील यंग्स मॉडुलस 200 गीगापास्कल, और 3 सेक्शन दिए हैं, के एल एम एन, जिसमें लोड लग रहा है 100 इधर न्यूटन, ये 500 है, 1700 है, 400, 250 इधर, 200 इधर, और 50 इधर। तो देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, हमें निकालना टोटल चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल निकालना है टोटल। तो क्या होगा वो, चेंज इन लेंथ ऑफ के एल, चेंज इन लेंथ ऑफ के एल प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ एल एम प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ एम एन, ये होगा, ठीक है। टोटल चेंज इन निकालना है, कैसे करेंगे, 3 ब्लॉक दिए हैं, तीनों ब्लॉक बना लो। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट या राइट से, सबसे कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट साइड से अगर हम ले रहे हैं 100 न्यूटन लोड इधर को टेंसाइल, तो इधर भी आएगा टेंसाइल, ये फेज़ है एल एल एम एन के। तो एल एल फेज़ में हमें चाहिए इस डायरेक्शन में 250, इस डायरेक्शन में 250,
ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो है 100 न्यूटन, तो 150 और चाहिए, तो 150 हमने और लगा दिया, कंप्रेसिव हो गया इसलिए, तो इसने बिना देखे लगा दीजिए 150। अब एम में इस डायरेक्शन में 150 हो गया है, 150 हो गया है, अब चाहिए प्लस 50 और चाहिए 200 करने के लिए, तो इस डायरेक्शन लगा देंगे 50। देखिए अपने आप ही ये इस डायरेक्शन में ये टेंजाइल हो गया अपने आप ही, ठीक है सब न्यूटन में। ये बन गया आपका सिंपल फॉर्मूला। अब इसका चेंज इन लेंथ का डेल्टा एल निकाल लेंगे, के एल का चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, पी एल बाय, देखिए इसमें लोड और लेंथ ही चेंज हो रही है, ये हमारा लेंथ ही चेंज हो रहा है, एरिया दोनों का सेम है, सबका ही सेम है, और यंग्स मॉडुलस भी सेम है, तो वो बाहर ले लेंगे, ए ही बाहर ले लिया हमने। अंदर देखिए टेंजाइल है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये कंप्रेसिव है। तो पी एल लोड क्या है, 100 इंटू 500 माइनस 150 इंटू 800 प्लस 50 इंटू 400। इसको सॉल्व करेंगे, एरिया और ई डालेंगे तो आपका आंसर आएगा -10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि -10 माइक्रोमीटर, इसे कहते हैं माइक्रोमीटर। कितना होता है ये, 10⁻⁻6। ओके, सॉल्व करके देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, एक हमें दे रखी है स्टील ब्लॉक दे रखा है। ओके, सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पी लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं 15 मेगापास्कल। ओके, द यंग्स मॉडुलस ई दे रखा है 200 गीगापास्कल, और पॉइजन्स रेशियो दे रखा है हमें 0.3। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। चेंज इन वॉल्यूम मतलब कि डेल्टा वी चाहिए हमें, ये निकालना है डेल्टा वी। तो कैसे करेंगे, देखिए चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिए 3 सिग्मा बाय ई 1 माइनस 2 म्यू, ये हमने डेरिवेशन की थी, ठीक है ना, ये पता होगा आपको कैसे करना है। एप्सिलन वी इज इक्वल टू एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन वाई प्लस एप्सिलन जेड, और इनको सबको कौन सा फॉर्मूला, वो ट्राई एक्सियल वाला सबके स्ट्रेन निकालेंगे इंडिविजुअल, और पुट कर देंगे क्या, वहाँ से आएगा कुछ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ठीक है, ऐसे करके आएगा। यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, 3 सिग्मा आ जाता है वहाँ से, ठीक है, यहाँ आएगा 1 माइनस 2 म्यू बाई ई, तो 3 सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 म्यू, तो एप्सिलन वी, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये आता है, और इसमें हम क्या पुट कर देंगे, चेंज इन वॉल्यूम चाहिए हमें, चेंज इन वॉल्यूम हम क्यू का निकाल लेंगे, हमें दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 इंटू 50। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक्सियल मोमेंट निकालना है ऑफ बार लोडेड एज स्ट्रेस दे रखी है, मतलब कि स्ट्रेस की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रेशर अप्लाई कर देंगे, और ई हमें दे रखा है 200 गीगापास्कल 10⁹ इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.3। इससे सॉल्व करेंगे, डेल्टा भी आएगा आप पे 90 mm क्यूब। ओके, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगी यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक्सियल मोमेंट निकालना है ऑफ अ बार लोडेड एज शोन, ठीक है, सिंपल। इस पे मटेरियल पे लोड क्या लगेगा, देखिए लोड 3P इस पे लग रहा है, 2P इस पे लग रहा है, तो P यहाँ तक पहुँचते कितने लग जाएगा उस पर, 6P लोड लगेगा फर्स्ट वाले में, 6P लोड लगा, L क्या है वहाँ पे, उसकी है L 3L बाय AE, एरिया क्या है 3A, E क्या है ये, डेल्टा 2। इसमें डिफ्लेक्शन के लिए इसके लिए लोड कौन सा कंसिडर करेंगे, ये वाला लोड और ये वाला लोड, तो ये हो जाएगा 5P इंटू 2L अपॉन A, या कितना है 2A इंटू E। थर्ड देखेंगे तो उसमें लोड लगेगा खाली P, 3L 3A E, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 14 PL बाय AE, चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ या एक्सियल मूवमेंट। ओके, 17 क्वेश्चन आसान था।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? फॉर द गिवन लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टफनेस टू द प्रूफ रेजिलियंस? ओके, टफनेस और प्रूफ रेजिलियंस पता है आपको क्या क्या होती है? ये है, मैंने आपको शायद प्रूफ रेजिलियंस नहीं बताया था पिछले क्लास में, ठीक है? तो छोटी सी डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, ठीक है? रेजिलियंस क्या होती है? स्ट्रेन एनर्जी इन अ स्पेसिमेन व्हेन स्ट्रेन्ड विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक अगर हमने स्ट्रेन किया बॉडी को, किसी मटेरियल को, तब तक जो टोटल एनर्जी स्टोर करेगा वो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी एनर्जी, जो अगर सपोज़ हमने यहाँ तक एनर्जी स्टोर करी, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है, लोड लगाया यहीं तक, सपोज़ कि हमने इसको एलोंगेट किया या स्ट्रेन किया कहाँ तक, इतना तक, तो ये इलास्टिक लिमिट के विदिन ही है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन एनर्जी इतने तक, ये जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? रेजिलियंस आएगा वो, ठीक है? प्रूफ रेजिलियंस क्या आएगा? जो मैक्सिमम एरिया आएगा, मतलब कि एट इलास्टिक लिमिट, ये पक्का है, बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट जो भी है, ठीक है? तो टोटल एरिया जो होता है ये होता है प्रूफ रेजिलियंस, PR, मतलब कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड एट इलास्टिक लिमिट। तो रेजिलियंस की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर प्रूफ रेजिलियंस तक कितनी भी, लेकिन प्रूफ रेजिलियंस की वैल्यू होगी मैक्सिमम यहाँ तक, जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है अप टू इलास्टिक लिमिट, वो प्रूफ रेजिलियंस होता है। अब मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस होता है प्रूफ रेजिलियंस डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम अप टू, पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे प्रूफ रेजिलियंस को अप टू किस पॉइंट तक? इलास्टिक पॉइंट तक, ठीक है? प्रूफ रेजिलियंस आएगा तो ये आएगा लोड और डेल्टा, ठीक है? डिफ्लेक्शन और लोड डिफ्लेक्शन किस में आएगा, ठीक है? मतलब एरिया उसका रेजिलियंस की तरह होता है ये प्रूफ रेजिलियंस। और मॉड्यूलस और रेजिलियंस में ग्राफ कैसा होगा? सिग्मा एप्सिलॉन का, स्ट्रेन और स्ट्रेस का, तभी वॉल्यूम से डिवाइड हुआ है वो, ओके? तो सब चीज़ें एक ही जैसी हैं, हल्की हल्की चीज़ें में थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके? वो हमने देख लिया। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ टफनेस निकाली टू प्रूफ रेजिलियंस। टफनेस का हमें पता है अप टू फ्रैक्चर पॉइंट स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट वो होती है। हमें ग्राफ दे रखा है, सिंपल है, ए पॉइंट, बी पॉइंट बोल रखा है फ्रैक्चर पॉइंट, और ये बोल रखा है यील्ड पॉइंट या इलास्टिक पॉइंट, यील्ड पॉइंट, ठीक है? इसको दे रखा है 200, इसको दे रखा है 450, ये है 0.01, ये है 0.05, और ये देख रहे होंगे आप लोड बाय डिफ्लेक्शन है, इसलिए प्रूफ रेजिलियंस बोला है यहाँ पे। अगर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्वेश्चन बोलता तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का देता, या फिर वॉल्यूम करके देता हमें कुछ, ठीक है ना? तो ये सब होती हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेजिलियंस हमें निकालना है, प्रूफ रेजिलियंस, तो ये एरिया आ गया प्रूफ रेजिलियंस, PR कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस कितना है? 0.01 इंटू हाइट कितनी है? 200, ये हाइट कितनी है? 200 इंटू किस में दिया है? किलो न्यूटन, तो 10 की पावर 3, और ये किस में दिया था? mm में कन्वर्ट कर देंगे इंटू ये सभी, ठीक है? यहाँ लिख देता हूँ इंटू 10 की पावर -3, ठीक है? इसके लिए मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एरिया आ रहा है, ये कट गया है। अब आगे देखते हैं, प्रूफ रेजिलियंस तो हो गया। अब देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, लिख लीजिए यहीं पे। प्रूफ रेजिलियंस आएगा 1 जूल। जूल पता है आपको? मिलता है क्या जूल? नहीं। चलिए जूल देखिए क्या होता है, एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी क्या क्या होती है हमारी? एनर्जी जूल की यूनिट है। इसको हम एक और फॉर्मूले से लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। यही, अगर न्यूटन मीटर कहीं बोले तो वही जूल है, ठीक है? जूल या न्यूटन मीटर एक ही चीज़ है। ये एनर्जी की यूनिट होती है। हमने बोला कि ये प्रूफ रेजिलियंस क्या है? एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी है। वर्क डन का भी देखिए यूनिट यही होती है, हीट की भी यूनिट यही होती है, क्योंकि ये सब क्या है? स्ट्रेन एनर्जी, वर्क डन, हीट डन, ये सब क्या है? एनर्जी है, इसलिए यूनिट क्या होंगी इनकी? जूल, न्यूटन पर मीटर, ओके? ये सब हम पढ़ेंगे कहाँ? थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क डन, हीट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रूफ रेजिलियंस हम निकाल चुके हैं। अब देखते हैं हमारा क्या, टफनेस कैसे निकालेंगे? पूरा एरिया, ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो 1, तो ये तो एरिया निकाल चुके हैं हम। अब ये ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देते हैं। ट्रेपीजियम का एरिया देखिए,
अगर ट्रेपीजियम का एरिया आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये वैल्यू हमें पता है तो x सपोज x, और हमें ये वाली वैल्यू पता है सपोज y1, और ये पता है y2, ये तो इसका एरिया हो जाता है ट्रेपीजियम का हाफ, डायरेक्ट फॉर्मूला है हाफ x इंटू y1 प्लस y2, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है, ट्रेपीजियम कहीं लिख लीजिए, ये बहुत यूज़ होता है ग्राफ में डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट एरिया निकालने के ये हम या तो हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं रेक्टेंगल का एरिया करके प्लस ट्राइंगल का एरिया, लेकिन डायरेक्ट करेंगे हाफ। ये डिफरेंस कितना आएगा 0.5 यहाँ से यहाँ तक है, 0.1 0.01 यहाँ तक है, तो ये आगे 0.04, ठीक है। ये वाला पार्ट इंटू 10 की पावर -3, तो ही कितना 10 की पावर -3, और इंटू ये ऐड कर देंगे 200 प्लस 450 इंटू 10 की पावर 3, ओके। इन यहाँ पे 10 की पावर 3 ये द्वार से कट जाएगा, तो सॉल्व करेंगे इसको, ओके। ये टफनेस आएगा हमारा, इसको सॉल्व करने पे टफनेस आएगा 14 जूल। रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो कितना आएगा इक्वल टू 14 रेशियो 1, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हमें यहाँ पे स्ट्रेस टेंसर दिया है, देखिए स्ट्रेस टेंसर की वैल्यू दी है सारी, स्ट्रेस उसके अंदर, और हमें निकालना क्या, बल्क मॉडुलस निकालना है। बल्क मॉडुलस क्या होता है भाई, बल्क मॉडुलस का के, ये निकालना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दिया है एप्सिलॉन वी, मतलब कि डेल वी बाई वी दिया है हमें कितना 5 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ आप देख रहे होंगे कि स्ट्रेस टेंसर में सबकी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड की वैल्यू तो अलग अलग आ रही है, तो हम यहाँ पे इक्वल नहीं डाल सकते कि सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ये इक्वल किसके लिए यूज़ करते थे हम, ये पॉइसन रेशियो में डेरिवेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये हम इक्वल नहीं डाल सकते, यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है इस केस में, ठीक है। तो देखते हैं सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ डायरेक्ट, तो 100। सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है -25। सिग्मा जेड की वैल्यू क्या है 75। एप्सिलॉन वी दे रखा है हमें जो 5 इंटू 10 की पावर -4, उसको हम लिख सकते हैं डेल वी बाई वी, और ये क्या होता है पता है हमने, एक्सप्लेन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, स्ट्रेन इन एक्स स्ट्रेन इन वाई स्ट्रेन इन जेड, ठीक है। तो डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा हमारा, क्या से ये इसके लिए बताया मैंने, अब क्या यूज़ करेंगे, ट्राई एक्सियल लोडिंग कर दीजिए, ट्राई एक्सियल लोडिंग, ओके। सिग्मा एक्स सिग्मा जेड सिग्मा वाई ट्राई एक्सियल लोडिंग लगा दिया, तो यहाँ से क्या बनता था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड 1 - 2 म्यू अपॉन ई, ये बनता था क्वेश्चन हमारा डेरिवेशन, ओके। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, दो मैंने इलास्टिक कांस्टेंट की रिलेशन बताई थी, इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू, क्योंकि K हमें निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा K, इसको यहाँ पुट करेंगे तो डेल वी बाई वी क्या आ जाएगा, E को यहाँ पुट कर दीजिए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई 3K 1 - 2 कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड की, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। कितना आएगा आंसर 150, ये ऐड करने पाएगा 3.3K, और ये पता है हमें, तो K आ जाएगा हमारे पे 100 गीगापास्कल। सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या क्या दिया है हमें, सिलेंडर दिया है, ठीक है, जिसका डाया दिया है हमें 15.5 mm, और इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन UTM में टेस्ट कर रहे हैं। UTM क्या होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है UTM। मैं शायद पिछले जो मेरे फर्स्ट लेक्चर था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, उसमें शायद गलत इसकी आपको डेफिनेशन दे दी थी या फुल फॉर्म दे दी थी, तो वहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। और ये किसके लिए होता है, टेंशन कंप्रेशन शियर टेस्ट इसके लिए होता है, जहाँ से स्ट्रेस स्ट्रेन निकालते हैं वहाँ से स्ट्रेस निकाल लेते हैं, ठीक है। और क्या दिया है हमें, फ्रैक्चर स्ट्रेस दिया है 450 मेगापास्कल,
ओके 450 मेगा पास्कल। और हमें रिलेशन दे रखी है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन की के एप्सिलॉन टी की पावर एन, जो हमें पता है फ्लो स्ट्रेस की इस कंडीशन में यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं फ्लो पावर लॉ। ठीक है, पावर लॉ वाली इक्वेशन दे रखी है। और ये सब क्या है इसमें, ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन हमें निकालना है, के की वैल्यू हमें निकालनी है, एन दे रखा है हमें 0.4, और एक और दे रखा है हमें डी डायमीटर दे रखा है फ्रैक्चर पॉइंट पे जो फ्रैक्चर होने वाला है 10 mm। ये फ्रैक्चर डायमीटर कम हो रहा है बाद में, तो ये फाइनल एरिया मान लीजिए डी एफ है, तो ये है डी नॉट इनिशियल एरिया, ये इनिशियल है, और ये फाइनल या फ्रैक्चर वाला पॉइंट। ओके, आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए के की वैल्यू। के की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब हमें पता होगा एप्सिलॉन टी और सिग्मा टी। ठीक है, ये दोनों मतलब हमें चाहिए और ये हमें पता है, तब हमारा के निकल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले सिग्मा टी कैसे निकालें। सिग्मा टी क्या है, ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस है सिग्मा टी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, लोड अपॉन फाइनल एरिया। फाइनल एरिया यहाँ पे क्या होगा, लोड, देखिए लोड तो लोड है, लोड अपॉन फाइनल एरिया। कौन सा एरिया लेंगे इस केस में, फ्रैक्चर वाला एरिया। ओके, अब लोड कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। फ्रैक्चर लोड, फ्रैक्चर लोड हम कैसे निकालेंगे। फ्रैक्चर लोड के लिए हमें पता है सिग्मा क्या होता है। देखिए अब हम फ्रैक्चर लोड कैसे निकालेंगे कि हमें पता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस तो होती है हमारी, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या फॉर्मूला क्या होता है, ई अपॉन एरिया। जो वहाँ से एरिया निकलेगा और जो वहाँ से लोड निकलेगा वही हमारा फ्रैक्चर लोड होगा, क्योंकि लोड तो वही लगेगा। ओके, तो पी एफ क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ इंटू ए नॉट। यहाँ पे एरिया कौन सा यूज़ होगा, ए नॉट। ओके, ए नॉट, क्योंकि लोड तो यहाँ पे कॉमन होता है। एरिया इंजीनियरिंग में क्या होता है, इनिशियल एरिया। तो इनिशियल एरिया क्या है हमारा, सिग्मा एफ तो हमें पता है, एरिया क्या जाएगा सिग्मा एफ इंटू π/4 डी नॉट स्क्वायर। वैल्यू डालेंगे तो आपको पी एफ की वैल्यू मिल जाएगी, वो आएगी आपको 84.91 समथिंग। ओके, 10⁻³ न्यूटन इतना आएगा आपका लोड। जब लोड आ जाएगा तो आपका निकल जाएगा ट्रू स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेस निकल गया। ट्रू स्ट्रेस कैसे निकलेगा, 84.91 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई फाइनल एरिया, मतलब कि π/4। यहाँ देखिए π/4 डी एफ का स्क्वायर। ओके, π/4 इंटू डी एफ क्या है हमारा 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको 1081.11 पास्कल मेगा पास्कल, ये वैल्यू आएगी ट्रू स्ट्रेस की। एक बार ट्रू स्ट्रेस आ गया तो अब हम अगला निकालेंगे क्या, ट्रू स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेन एप्सिलॉन टी से डिनोट। एप्सिलॉन टी ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला याद है आपको, ln, देखिए इसी कंडीशन में यूज़ होगा आपका ए नॉट वाला फॉर्मूला। ये देखिए एप्सिलॉन टी क्या होता है, ln एल फाइनल बाय एल इनिशियल, तो उसका उल्टा हो जाता है ए इनिशियल बाय ए फाइनल। पता है ना, बताया था मैंने आपको। तो ln यहाँ पे क्या है, ए इनिशियल एरिया अपॉन एरिया फाइनल। इनिशियल एरिया क्या है, ln π/4 डी नॉट स्क्वायर π/4 डी एफ स्क्वायर। π/4 कट गया और एप्सिलॉन टी क्या आ गया, ln, देखिए स्क्वायर होता है तो बाहर आ जाता है 2 बाहर आ गया, जो भी पावर होती है बाहर आ जाती है, डी नॉट बाय डी एफ। ये हमारा बन रहा है, बता दीजिए एप्सिलॉन टी का। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे आप ln वेरीज। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नॉट कितना था, 15.5 और डी फाइनल कितना है, मतलब फ्रैक्चर वाला डायमीटर 10 mm। तो ये आंसर आ जाएगा 0.8765 एप्सिलॉन टी भी आ गया, सिग्मा टी भी आ गया, ये दोनों आ गए। तो हमारे यहाँ से क्या डालेंगे, के एप्सिलॉन टी की पावर n में। तो यहाँ से के निकाल लेंगे आप 1081.11 0.8765 की पावर 0.4, ये आएगा आपका आंसर 1139.64 मेगा पास्कल।
यही वैल्यू होगी आपकी की। ओके, तो ये थे आपके 20 बेस्ट क्वेश्चंस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के। देखिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन उसके लिए हमें आपको पहले पढ़ाना पड़ेगा बाकी के टॉपिक्स, तभी हम उसको कवर कर पाएंगे क्योंकि वो रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो बाद में वो कवर कर लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन लगाइए, जहाँ पे आपको डाउट आ रहा हो, जो क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, मैं उस ट्राई करूँगा सॉल्व करने की आपकी क्वेरीज। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।